नमस्कार, मैं हूं आशीष। दिव्या जीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी जो 10+2 लेवल पे जो वैकेंसी आई है, हम लोग उस बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी लगभग 12,000 के आसपास है और इसमें अभी करीबन 28 लाख फॉर्म गिर चुके हैं, 28 लाख। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है और ऐसे में ये चैलेंज होता है कि आखिर इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। किसी भी एग्ज़ाम को जब तक आप एक सही पैटर्न के हिसाब से उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, छोटे स्तर से या बड़े स्तर पे किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम हो, जब तक आप उस एग्ज़ाम का पूरा जो प्लान है, जो पूरा रूटीन है उसका और पूरा जो सिलेबस है, जब तक आप सिलेबस को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप ये एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको सिलेबस को किस तरह से समझना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम है, ये दो स्तर पे एग्ज़ाम लिया जाए। एक होता है प्रीलिम्स यानी कि पीटी और दूसरा होता है आपका मेंस के लेवल पे होता है। पीटी और मेंस के लेवल पे पीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यहाँ पे कट ऑफ की बात होगी। ऐसा नहीं कि बस पास केवल करना है, ये सीटेट की तरह नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जबकि मेंस में आपका भी दो पेपर होता है। तो एक पेपर आपका पहले हो यहाँ पे प्रीलिम्स के लेवल पे पूछा जाएगा, दूसरा पेपर जो है आपका वो होगा आपका हिंदी का। और ये जो पेपर होगा, ये पेपर भी होगा क्वालिफाइंग नेचर का। सिर्फ आपको उसमें क्वालिफाई करना है, यानी कि लगभग आपको उसमें 100 क्वेश्चन होगा। हिंदी में आपका लगभग होगा 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन में आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपको 30% मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा जो पेपर है, इसमें आपका होगा मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो आपका होगा 75 क्वेश्चन होगा, दोनों मिला के 75 होगा। 50 + 25 75, और इसके अलावा होगा जीके प्लस जीएस। तो जीएस का जो वेटेज है जनरल साइंस वो होगा आपका 25 और जीके जो होगा आपका वो होगा 50। यहाँ भी आपका मैथ जो होगा वो 50 होगा और रीजनिंग आपका 25 होगा, यानी 75 + 75 कितना हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। और मेनली अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना हो, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, यानी यही आपका जो है मेंस का जो दूसरा पेपर है, यही आपका जो है मेरिट तय करेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले आते हैं, सीधी सी बात है, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आपका मेंस पे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो पीटी क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। पीटी में जो आपका जो सिलेबस है जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे कि आपका मेंस का सेकंड पेपर है। इसलिए कहते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का तैयारी ठीक से करते हैं तो इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात है कि पीटी और मेंस दोनों के तैयारी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बस फर्क एक जगह थोड़ा सा आता है कि प्रीलिम्स के लेवल पे आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, यानी पे आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए जीके, जीएस का मतलब है जनरल साइंस। यूपीएससी वाले समझते होंगे जनरल स्टडी होता है, यहाँ पे जनरल साइंस है। ये यूपीएससी की दुनिया में जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। तो जीके आपका कितना हो गया, आपका 50 क्वेश्चन। जनरल साइंस कितना हो जाएगा आपका 25 क्वेश्चन। उसके अलावा आपका मैथ हो जाएगा आपका 50 क्वेश्चन और रीजनिंग ये भी होगा आपका 25 क्वेश्चन। अब देखिए कैंडिडेट को क्या लगता है, कैंडिडेट को लगता है जिनका कि मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स और रीजनिंग एक स्कोरिंग पेपर होता है। यहाँ पे आपसे निगेटिव यानी कि गलत होने के चांसेस कम है, या तो नहीं आएगा तो आप छोड़ देंगे, अगर आएगा तो आपका जो ऑप्शन होता है आंसर वहाँ पे आप इजीली आप चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका निगेटिव होने का जो चांसेस है वो आपका कम होता है, कम है। जबकि इन दोनों सेक्शन में निगेटिव होने का चांसेस जो है आपका वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे आप निगेटिव ज़्यादा कर पाएंगे। अब देखिए निगेटिव कितना है, निगेटिव आपका 1/4 है निगेटिव, ये यहाँ पर भी ला होगा और यहाँ भी निगेटिव आपका 1/4 ही होगा। 1/4 का मतलब क्या होता है कि एक, देखिए 4 गलत उत्तर देने पर आपका एक सही उत्तर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। यानी मान लीजिए ऐसे 5 प्रश्न हो जहाँ पर आपने 4 उसमें गलत कर दिए और एक ही आपका केवल सही है,
तो कुल मिला जुला के जमा पूंजी आपके पास केवल बचा 0, यानी ना आप फायदे में रहे ना ही आप नुकसान में रहे। तो देखा जाए तो -1/4 है अगर है दिया हुआ, तो ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं लिया जा सकता, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आपको देखिए तुक्का मारना भी एक कला है। अगर मान लीजिए 4 में से अगर आपको कोई एक ऑप्शन नहीं आता है, दैट मीन्स मान लीजिए A B C D है और C के बारे में आप श्योर हैं कि C तो कम से कम नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका A B या D में से होगा। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बनता है कि 3-1 का प्रोबेबिलिटी बनता है। अगर A B या D में से कोई एक मारते हैं और ऐसे 3-4 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपका कोई एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो अगर आप एक ऑप्शन भी अगर आप श्योर हैं कि वो नहीं होगा, तो ऐसे में आपको वो क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो खैर सारा बनाते हैं। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आपको अगर एक भी आंसर नहीं पता चल रहा है, कुछ और छोर ही नहीं पता चल रहा है, हो सकता है करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में एक महासागर है। किसी देखिए चाहे वो वनडे एग्जाम का हो, चाहे वो कोई यूपीएससी के लेवल पे हो, करंट अफेयर सबके लिए एक बाहर का रेंज होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अरे कितना बाहर जाएगा, आपको तो सिर्फ रिजल्ट लाने से मतलब है, और रिजल्ट लाने के लिए 100 में 100 लाना भी जरूरी नहीं है। अगर आप 60-70% अगर आप ला पाते हैं तो आपका रिजल्ट उससे बन जाएगा। तो हम लोग प्रयास देखिए पूरा कवर करने के चक्कर में क्या होता है ना कि आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है। हम लोग प्रयास करेंगे ऐसे सेक्शन को कवर करेंगे जो हमारा रिजल्ट बना दे। 100 में से 100 किसी का तैयारी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है लगभग, लेकिन कम से कम 100 में से 70, 75, 80, 90 तक अगर पहुंचते हैं तो आपका 70 तक आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आपने जीके में कितना पूछा जा रहा है, 50 क्वेश्चन। इसी जीके में आपका करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। इसके अलावा इसमें और क्या क्या होगा आपको इसमें डिटेल बताते हैं। आपको जीएस में आपका क्या क्या होगा, आपको यहीं पे वैसे बता देते हैं। जीएस में आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कई सारे जो, हालांकि इसको आप साइंस का पोर्शन भी मान सकते हैं या फिर इसको आप करंट अफेयर्स का भी टॉपिक मान सकते हैं। इन चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा वो आपका होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी खास करके जो ह्यूमन डिजीज़ वाला जो चैप्टर है उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो रोग है और उनके जो वाहक हैं उनको आप ठीक से पढ़िएगा। जैसे विटामिन वगैरह जो टॉपिक आता है वो भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा जीके की बात करें तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जो आपका करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री तो आपको पता है कि हिस्ट्री एक अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक माना जाता है। हिस्ट्री इतना बड़ा है कि आप पढ़ते रहेंगे तो भी आपका 6 महीने में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री का जहाँ तक आपको पता है कि 3 पार्ट होता है, एक होता है एंशिएंट, एक आपका हो जाएगा मिडेवल, और एक जो पार्ट है वो है हमारा मॉडर्न। खास करके जो मॉडर्न का सेगमेंट है हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वो भी कब का, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा उसके बाद का जो क्वेश्चन है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। खास करके जो स्वतंत्रता वाला जो जब से मामला 1857 की क्रांति या कांग्रेस की स्थापना के बाद का हम लोग देखेंगे। हालांकि उससे के पहले का भी कुछ कुछ इवेंट इंपॉर्टेंट, जैसे रॉलेट एक्ट वगैरह जो आया था या जितने सारे चार्टर एक्ट वगैरह आया था, वो एक सीक्वेंस में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और जो अस्थाई बंदोबस्त वगैरह जो था, जो हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको भी हम लोग ठीक से देखें। कुछ कुछ सेगमेंट जो पहले का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले हल्का फुल्का पढ़ेंगे और बाद का जो टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना के बाद, 57 की क्रांति के बाद आप कह लीजिए, वहाँ से हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एंशिएंट की बात अगर करें तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। एंशिएंट में आपका हड़प्पा से क्वेश्चन काफ़ी रहता है। हड़प्पा, उसके बाद वैदिक, पोस्ट वैदिक जिसको आप उत्तर वैदिक कहते हैं। उसके अलावा आपका जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य एम्पायर, इसी की में हम लोग जो है 16 महाजनपद भी पढ़ लेंगे, जैन धर्म भी पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, कुषाण वगैरह वगैरह बहुत सारा टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा लगता है, वो हमें लगता है वैदिक और हड़प्पा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो जैन या बौद्ध में। और ये सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म जो है ये बिहार में
इस जन धर्म का उद्भव हुआ है। इसलिए बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ये दोनों टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी गुप्ता पोस्ट गुप्ता वगैरह से भी क्वेश्चन वहां से आते हैं, सातवाहन वगैरह कुषाण वगैरह सब पूछा जाता है। मिडेवल में अगर आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए आपको मिडेवल के लिए? मिडेवल में आपको दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अलावा जो मुगल एम्पायर है, एम्पायर, यहां से आपको क्वेश्चन ज्यादा बनता है। देखा जाए तो मिडेवल का सेगमेंट एंशिएंट की तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन डेप्थ काफी है इसमें। मॉडर्न तो खैर सबसे ज्यादा पढ़ना आपको अंग्रेजों का जो भारत का आगमन है तब से लेकर के जितने सारे चार्टर एक्ट है, जितने सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए हैं, अंग्रेजों के जितने सारे कानून हैं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह जो हुआ है, हर एक चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे। खास करके जो बिहार के पर्सपेक्टिव में जितने सारे आंदोलन हुए हैं और जितने सारे बिहार के जो क्रांतिकारी नेता हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के एग्जाम में बिहार से जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेगमेंट होता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है, ये तो मामला हुआ हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा हर एग्जाम में थोड़ा ज्यादा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में तो आपको शुरुआत से ही जैसे सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरीज होगा, जुडिशरी में सेंट्रल और मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट का जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, खास करके जो अनुच्छेद होता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बने जाते हैं। अनुच्छेद में भी ज्यादातर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो राज्यों की जो विधायिका है वहां से क्वेश्चन वगैरह ठीक ठाक पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि जैसे कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है या मुख्यमंत्री को जो पावर जो मिलता है या राज्यपाल को जो ताकत है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। या रिट भी जो जारी होता है, जैसे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप रिट जारी करते हैं तो उसमें अनुच्छेद 32 के तहत जाना होता है। वहीं पे स्टेट में अगर हम रिट जारी करते हैं तो 226 के तहत होता है। तो तमाम आर्टिकल को हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करें, ना कि इसको रटेंगे। हम जब आपको लगातार जब आपको ये पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे तो आपको हम प्रयास करेंगे कि पॉलिटी को समझना है, इसके एक एक आर्टिकल को समझिए, क्योंकि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस आर्टिकल को दर्शाया गया है संविधान निर्माताओं ने। तो ऐसा नहीं कि आर्टिकल्स को लगे यार कि कैसे समझ में नहीं आ रहा है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल में भी कुछ टॉपिक्स आपको, जैसे कुछ ही आर्टिकल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको केवल अब उतना ही आर्टिकल याद करवाएंगे, बाकी जो और भी पूरा 395 आर्टिकल याद करने का आपको कोई दरकार नहीं है। ठीक है, और खास करके अनुच्छेद के अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इकोनॉमिक्स में जो स्टार्टिंग, जैसे आप हिस्ट्री जब आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहीं पे आपको जो पंचवर्षीय योजना वगैरह कुछ कुछ टॉपिक्स को आपको वहीं पे करा देंगे। इकोनॉमिक्स में आपसे मनी से पूछा जाता है क्वेश्चन, इन्फ्लेशन से पूछा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होता है, M1 बैंकिंग क्या होता है, M3 बैंकिंग क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब बैंकिंग टॉपिक अगर आप ठीक से कर लेते हैं ना तो आपका इकोनॉमिक्स का काफी सारा चीज जो आपका कवर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊंचा रहा तो। नॉर्मली क्या होता है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो जो अभी तक जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हम भी उसका पूरा संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करके एनालाइज करके बताएंगे आपको कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि इन सारे सेगमेंट को अगर आप कवर करते हैं तो पर्याप्त है, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाने का जरूरत नहीं है। और एसएससी का एग्जाम है, आपको कोई अधिकारी नहीं बनना, कर्मचारी के लेवल पे है, तो इसका एक जो डायग्राम है बस केवल उनको समझने का कोशिश करेंगे। और इकोनॉमिक्स में तो आपको बता दिया, उसके अलावा ज्योग्राफी में खास करके आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी खास करके ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम लोग करवा दिया जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, नदी वगैरह जो है, पर्वत पठार मैदान, भारत में किस किस लोकेशन से कहाँ कहाँ से बहती है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी यहाँ, तो बिहार में गंगा किस क्षेत्र से होकर के प्रवेश करती है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है जो मतलब कि उत्तरी ओर से मतलब उसमें शामिल होती है, कौन कौन सी नदी है जो दक्षिणी तरफ से शामिल होती है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी वहां से क्वेश्चन, पर्वत पठार, फिर दक्कन ट्रैप से बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और हो सकता है आपको अक्षांश देशांतर वगैरह ये सब चीज भी पूछा जो फिजिक बिल्कुल स्टार्टिंग का होता है। और करंट अफेयर्स में आपको
वो सारा चीज़ जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने सारे चर्चित लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला जाता है वो पूछा जाता है, इंडेक्स पूछा जाता है, सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, रिपोर्ट वगैरह जो जारी किया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। कोई वैसा व्यक्ति जो बहुत ही फेमस रहा है, जिनका डेथ हो चुका है रिसेंटली, उनके बारे में पूछा जाएगा। कोई फेमस अगर बुक है उसके बारे में पूछा जाएगा। देखिए, करंट का सेगमेंट ऐसा होता है कि आप कितना भी तैयारी कर लोगे तो आपको 10 में से 5-7 क्वेश्चन ही आप सही कर पाओगे, 2-3 क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तुक्का है कि कभी कभी आपने जो पढ़ा वही सेम टू सेम आ गया, ये तुक्का है। लेकिन बाकी जो पोर्शन जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, और अगर आप यहाँ पे एक अपना समझ विकसित कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये जो हम लोग मिलके जो कराएंगे आपको सारा सब्जेक्ट को जो कवर कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराएंगे आपको, जितना ज़रूरत है एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको केवल उतना बताया जाएगा। खास करके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस वगैरह जो पूछा जाता है वो आपको हम डेफिनेटली करा देंगे, ठीक है। अब बात होता है यहाँ पे साइंस का, तो आपको बता ही दिए कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायोलॉजी में भी खास करके बायोलॉजी के पोर्शन को हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी वगैरह में क्या रहेगा यहाँ पे आपका, हिंदी आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें व्याकरण वगैरह का पोर्शन, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी साधारण विद्यार्थी अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत तैयारी करके आता है तो हिंदी क्वालिफाई कर सकता है, पर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी को आपने पढ़ा नहीं, अचानक से उसी दिन मतलब पढ़ रहे हैं, अचानक से पहली बार क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में देख रहे हैं, तो वहाँ पे खतरा ये हो सकता है कि आप हिंदी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। और अगर आपका हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर तो आपको इस पेपर में आप कितना भी स्कोर कर लो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और बाकी जो मेरा मेन है वो ये देखा जाएगा, आप मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग का जो पोर्शन है, बस आपको ध्यान रखना होगा पीटी के लेवल के, मेंस के लेवल में क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग जो आपको सिलेबस जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ाएंगे वही आपका जो आप पढ़ेंगे तो आपका मेंस में भी आपका कवर हो जाएगा। यानी कि मेंस के लिए अलग और पीटी के लिए अलग हम कोई बैच नहीं चलाएंगे, वही जो पढ़ाएंगे आपका वहाँ भी काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि मेंस का जब बात आएगा तो वहाँ आपको प्रीवियस ईयर वगैरह जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम करा देंगे। बाकी ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि 1/4 तुक्का है, लगाना आपको, निगेटिव आपका यही है। बस आपको ये समझना होगा कि भैया तुक्का कैसे लगाना है। आपको मैंने बताया कि जैसे 4 ऑप्शन अगर है ए बी सी डी, आप अगर किसी के बारे में भी आप जान रहे हैं, थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जरूर टच करना चाहिए और बनाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और बाकी जब आपके लिए हम आगे का वीडियो, ये तो हमारा सिर्फ आज का सिलेबस रहा, ठीक है। और फिर बाकी हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, आपको हम जोड़ते रहेंगे अपने माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।